नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। और लाउड इंडिया टीवी पर इस समय स्टार जर्नलिस्ट जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, हम धन्यवाद। हम इस सीरीज में हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें सामने आए जो उन पत्रकारों की छुपी हुई हैं जो अपने को कभी सामने लाते ही नहीं। जयशंकर जी से बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, पर मैं ये शुरू में आपको बता दूं कि जब से घोषणा हुई है जयशंकर जी की, एक सज्जन ने बहुत पोस्ट तो बहुत सारे लोगों ने लिखी, लेकिन एक सज्जन ने एक लाइन लिखी जिसने मुझे छू लिया। उन्होंने कहा कि जब हम जयशंकर जी का नाम लेते हैं या उनको याद करते हैं तो दुनिया सुंदर लगने लगती है। मुझे सबसे अच्छी ये लाइन उनके एक प्रशंसक की लगी जिन्होंने इस नाम को सुन के कि जयशंकर गुप्ता जी स्टार जर्नलिस्ट में आ रहे हैं, उन्होंने लिखा। तो मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम सुनकर या उसे याद करके दुनिया खूबसूरत लगने लगे तो सच में बाकमाल आदमी होगा। जयशंकर जी, हम बातचीत शुरू करें उसके पहले हमको ये बताइए कि आपका परिवार एक अलग तरह का परिवार रहा है। आपके पिताजी विशुद्ध रूप से सामाजिक रूप से चेतन प्राणी थे और राजनीति में गरीबों के पक्षधर थे। आप पत्रकारिता में कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा। संतोष जी, हमारे घर मेरा है आजमगढ़ जिला था उस समय, अभी तो मऊ जिला हो गया है। वहाँ मधुबन थाना है, उसके पास ही मेरा गांव है। हमारे पिताजी बचपन में ही, मतलब बचपन में ही कहा जा सकता है, 10-12 साल 14 साल की उम्र में ही हमारे बाबा की कोई बड़ी दुकान थी शायद उस इलाके में, लेकिन उनका मन उस सब में नहीं लगता था, पढ़ाई में भी नहीं लगता था। वो स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते पे चल पड़े थे, उस उम्र में ही चल पड़े थे। और उनका संपर्क, जैसा उन्होंने लिखा, अभी मैं देख रहा था कि चंद्रशेखर आजाद के लोगों की जो रिपब्लिकन आर्मी थी उनके लोगों के साथ उनका हो गया था। तो वो कुरियर का एक तरह से काम भी करते थे, उनके लिए अपना काम भी करते थे, बिजनेस का भी करते थे, कुरियर का काम करते थे। उसी दौरान जब 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तो पूरे देश भर में जो क्रांति की ज्वाला धधकी, उसका नेतृत्व समाजवादी लोग कर रहे थे। हमारे इलाके में भी एक मधुबन जो थाना है, उस थाने को इन लोगों ने घेर लिया, पूरे चारों तरफ से अच्छा। थाने को घेर लिया। हाँ, और तिरंगा फहराने के लिए वो लोग जाकर के थाने में मिले, भी बात किए। और उस समय डीएम भी आ गया था वहां पे, कलेक्टर जो था वहां का, निबलेट नाम था उसका, वो आ गया था। और इन लोगों ने कहा कि हम तिरंगा फहराएंगे, देश आजाद हो चुका है। उस पर गोलियां चली, आ, बहुत लोग मारे गए थे उसमें, करीब 1-1.5 दर्जन लोगों के तो नाम भी आ गए, सामने आए। और कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, फिर कुछ लोग भूमिगत हो गए। हमारा मकान जला दिया गया था, अंग्रेजों ने मकान जला दिया था। पिताजी एब्सकांड कर गए थे। बाद में वो सरेंडर हुए। सरेंडर होने के बाद हमारे बाबा थे, वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन जेल से बाहर नहीं आए। बहुत सारी दुश्वारियां झेली, उनको सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ। 47 में जाकर के वो रिहा हुए, जब देश आजाद हुआ। तो खैर वो हुआ। उसके बाद ही उनका संपर्क जो है समाजवादी नेताओं से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों के साथ हो गया, इनके विचारों से हो गया कहा जाए तो, और वो समाजवादी हो गए। उसके बाद वो कितनी बार जेल गए होंगे ये गिनती शायद उनको भी नहीं होगी, हमारे पास भी नहीं होगी। स्वतंत्रता आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन में। और एक इतिहास हो सकता है संतोष जी, कि साहब इमरजेंसी में वो भी जेल में थे, हम भी जेल में थे, और एक ही जेल में थे। आजमगढ़ की जेल में हम भी थे और वो भी थे, एक साथ में थे हम लोग। हम समाजवादी योजन सभा की राजनीति करते थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो उसी समय जब हम गांव आए थे तो गांव में मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। उस समय हम प्रतिपक्ष के लिए भी कुछ काम करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का अखबार था, दिनमान के लिए कभी, हाँ, दिनमान के लिए हम कभी कभार पत्र लिखते थे। लेखक नहीं लिखते थे, पत्र लिखते थे, पत्र छप जाता था। एक बार तो आजमगढ़ की जेल में था मैं, और बनारस की जेल में थे चंचल, जो काशी विश्वविद्यालय छात्र संघ के बाद में अध्यक्ष भी हुए। दोनों ने एक ही पत्र, एक ही विषय पे पत्र अलग अलग जेलों से लिख करके भेजा दिनमान में। और रघुवीर सहाय ने उन पत्रों, उस पत्रों पर ये लिखते हुए कि ये समाजवादी
आंदोलन में ही हो सकता है कि दो युवा अलग अलग जेलों में बंद होकर के भी एक विषय पे पत्र लिखते हैं और उनको दोनों को पत्र छापा उन्होंने और उस पे हमारा जयशंकर गुप्त आजमगढ़ जनपद कारागार और उनका बनारस सेंट्रल जेल करके छापा था। तो इस सबसे थोड़ा सा तो लग रहा था, लेकिन हालांकि उस ढंग से पत्रकार बनना या पत्रकारिता करना ऐसा कुछ मेरे मन में था ही नहीं। इमरजेंसी के बाद जब सरकार बन गई, जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो धीरे धीरे हमारा मोहभंग होने लगा। पिताजी हमारे चाहते थे कि मैं वकालत करूं, वकील बन जाऊं और राजनीति भी करूं, जैसे आजमगढ़ में वकालत करूंगा और अपने इलाके में राजनीति भी कर सकूंगा। तो लेकिन मुझे लगता नहीं था, मुझे वकालत का पैसा बहुत जमता नहीं था, क्योंकि हम देखते थे कि जो हमारी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के भी जो वकील लोग थे, वो लोग भी जो गरीब होते थे, उनके वकील जो होते थे, उनके पास पैसा नहीं होता, रह जाता था। तो हमने पिताजी से कहा था कि हमने कहा देखिए ऐसा है कि मैं तो ये धंधा नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं इस तरह से उन लोगों से पैसा नहीं ले सकता हूँ, और पैसा नहीं लूंगा तो फिर उनकी तरह से मैं बन जाऊंगा, तो ये दोनों काम मेरे बस का है नहीं। उसके बावजूद दबाव पड़ा तो मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, LLB का स्टूडेंट हो गया मैं। परीक्षा जब हो रही थी तो बहुत नकल हो रही थी। अब उसके मन में हमारे बहुत ये हुआ कि था इलाहाबाद को ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और क्या क्या लोग कहते हैं, वहां जिस ढंग की नकल हो रही है तो फिर इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। उसी समय संतोष जी अमृत प्रभात अखबार निकला था इलाहाबाद से, उसमें मंगलेश डबरा, हाँ, वो पुराने प्रतिपक्ष के साथ भी जुड़े हुए थे, तो एक संपर्क जैसा था, तो उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो हमने कहा कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो बहुत गजब है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो इसको थोड़ा लिख करके दे दो। तो हमने उसको लिख करके दे दिया, वो अखबार में छप गया। वाइस चांसलर ने कहा कि साहब कोई नकल नहीं हो रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा कुछ लोग धूल में मिलाना चाहते हैं, मैं खुद जाकर के देखूंगा। मुझे और गुस्सा आया, मैं उस दिन पूरी किताब लेकर के बैठ गया, डेस्क के ऊपर रख लिया, और जब प्रिंसिपल आए उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, हमने कहा कम दिखता है मुझको, अब रात भर चिट कौन बनाएगा, इसी में से देख करके लिख लेंगे, तो प्रेस्क्राइब बुक है। तो वाइस चांसलर उसमें पुरुषोत्तम दास हजेला थे, वो आए, आकर के देखा उखा उन्होंने, साहब कहाँ नकल हो रही है, आप लोग भी ऐसे करते हैं और ये होता है और वो होता है, सब कह करके मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा हजेला साहब ये तो वही सब किताबें हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है, हम साल भर पढ़े नहीं तो इसलिए इसको देख करके लिख रहे हैं, सारे लोग यही कर रहे हैं। चले गए, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। फिर वो खबर भी छपी कि उप कुलपति जब अंधा हो गया, ये अमृत भारत में खबर छपी। उसके बावजूद मुझे, मैं आपसे बताऊं कि वो मैंने मढ़ा करके, शीशे में मढ़ा करके रखा हुआ उस मार्कशीट को, मुझे 55% नंबर मिले। और उसी के बाद मैंने कहा कि अब ये पढ़ाई मेरी हो गई, अब मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैंने छोड़ दिया। तो मंगलेश जी ने सजेस्ट किया कि तुम अब जाओ जर्नलिज्म करो, और कुछ लिखवाना शुरू कर दिया, जैसे महिला मजदूरों के बारे में, रद्दी अखबार वालों के बारे में, युवाओं के बारे में, मतलब तमाम तरह के जो फीचर्स होते थे। फिर उन्होंने ही सजेस्ट किया कि तुम काशी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, तो वहां तुम जाकर के एक बार वहां टेस्ट वगैरह होगा, वहां अगर पढ़ लोगे तो पत्रकारिता हो जाएगी। हमने कहा अच्छी बात है। उसी समय इलाहाबाद में बाढ़ आई। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जमुना में काफी, हम लोग बलुआ घाट के पास में रहते थे, तो पानी हिलोरे बहुत मार रहा था, और हम लोग भी गए थे वहां पे, और कुछ अफसरों की बेटियां और औरतें जो हैं कार से जा करके वहां देख रही थी। उस समय एक बच्ची ने कहा कि मामा मामा देखो पानी कितना अच्छा लग रहा है। मैंने उसको एक तमाचा मार दिया। हमने कहा कि तुमको मालूम है कि इस पानी ने कितने लोगों को बहा दिया होगा, कितनों के घर तबाह हो गए होंगे, और तुमको मजा आ रहा है। उसके बाद आया तो मैं बेचैन रहा। उसी समय वहां भूरेलाल डीएम थे, और एक केंद्र सरकार में, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी, तो कोई मंत्री थी आए थे, उन्होंने पूछा कि साहब मेरे ठहरने का इंतजाम क्या है। तो भूरेलाल ने कहा मेरे सर पे है, हमारा शहर डूब रहा है और आपको ठहरने की चिंता पड़ी है आप। उसके बाद खैर ये जो बातें आ गई, तो मैंने ये सब मिला करके रघुवीर साहब को लिख के भेज दिया। रघुवीर साहब ने उसकी पूरी एक रिपोर्ट छापी, और छापने के बाद पैसा भेज दिया। तो मुझे लगा अरे तो पैसा भी मिलता है, मतलब अखबार में लिखने का या पत्रिका में लिखने का पैसा भी मिलता है, ये पहली बार मुझे लगा। तो तब मुझे लगा कि नहीं, हो सकता कि चलो एक जरिया बन सकता है। इन बिटवीन हम लोग जैसे नारा लगाते थे ना, बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो, तो ज्योति बसु की सरकार ने दे दिया था भत्ता 500 रुपए का। हमारे यहाँ मधु दंडवते गुजर रहे थे, तो हमने हम कहा कि नहीं इसका तो विरोध करना पड़ेगा। हम लोगों ने घेराव किया, पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर के हम सारे लोग गए और घेराव किया। और पुलिस जैसे पीएससी जैसे पहले कांग्रेस के जमाने में करती थी, उस समय भी पिटाई किया, पिटा करके ट्रक में डाल दिया, ट्रक में ले जाकर के फिर जेल में बंद कर दिया। जेल में रहे हम लोग
17-18 दिन की सजा हुई थी। पहली बार जिंदगी में मुझे सजा हुई थी हमारी अपनी सरकार में, जब जनता पार्टी की सरकार थी जिसका मैं युवा नेता था। तो ये हो गया। उसके बाद से लगभग जो अंतिम था कि अब मोह भंग हो गया, अब नहीं होने वाला है। फिर चला गया मैं बीएचयू में गया। वहाँ सब हमारे मित्र समाजवादी लोग थे ही, सारे के सारे लोग थे। हमने कहा कि देखिए यहाँ मैं पढ़ने आया हूँ, राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि अगर कुछ गलत होगा तो जरूर उस पर तब मैं चुप नहीं विरोध रहूंगा। करूंगा। हाँ, तब तो मैं करूंगा, ये कह करके फिर पढ़ाई वढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। इलाहाबाद से अमृत प्रभात था ही, तो हमारे मित्र थे शैलेश, हम दोनों रूम पार्टनर थे, एक ही रूम में रहते थे। तो हम उनको भी ले गए। अमृत प्रभात लखनऊ से निकलने वाला था, तो कहा कि साहब चलो यहीं पे जर्नलिज्म करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, क्या है। तो दोनों गए। टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो उसमें संजोग से क्या हो गया कि हमको कर दिया ट्रेनिंग सब एडिटर इलाहाबाद और शैलेश को कर दिया ट्रेनिंग सब एडिटर लखनऊ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। हमने कहा कि देखो, पहली बात तो यह कि हम अंग्रेजी हटाओ आंदोलन वाले आदमी, हम उसके लिए मार खाए, सब कुछ किए, और हमको आप कह रहे हैं अनुवाद करने के लिए। देश का मतलब उस समय तो अनुवाद ही होता था और कुछ तो होता ही नहीं था। बिल्कुल काफी बिल्कुल सब बिल्कुल किया तो उसी को आपको अनुवाद करना है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि हम शैलेश को लाए थे तो एक साथ हम लोग काम करने के लिए आए थे। अब आपने दोनों को अलग अलग कर दिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो खैर हमको समझाया लोगों ने कि नहीं नहीं, बहुत सारी विधाएं होती हैं, ये भी करना होता है। हम कहा माफ कीजिएगा, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं राजनीति छोड़ के आया हूँ। और अपनी बात, चूंकि जो मैं बयान देता था अखबार में तो 4 लाइन का छपता था, लेख लिख देता हूँ तो 1000 वर्ड 1500 वर्ड छप जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इस काम के लिए थोड़ा आया था कि मैं बैठ करके यहाँ पीटीआई का एजेंसी बनाऊं, यूएनआई का तर्जुमा करूंगा। वो कह करके मैं छोड़ दिया। उसी समय मेरा एक जयपुर से अखबार है, राष्ट्रदूत है, बहुत पुराना अखबार है, उसका एक ट्रेनिंग स्कीम जी का विज्ञापन आया, मैंने उसको भर दिया, बुला लिया उन लोगों ने। टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ। हमारे मित्र बीरेन्द्र सेंगर भी, हम लोग साथ में ही गए थे वहाँ जयपुर, वो पहुंचे थे, रहे एक ही कमरे में रह गए थे। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन ज्वाइन करने के समय थोड़ा देर हो गई थी, कुछ तो हो गया था, इसलिए कुछ लफड़ा हुआ और झगड़ा हो गया, तो हम नहीं रहे वहाँ। देन राजस्थान पत्रिका में चला गया मैं। राजस्थान पत्रिका में कुछ दिनों तक काम किया। वहाँ उन लोगों को लगा कि अब तो ये राजदूत छोड़ के आया है और इलाहाबाद का आदमी है, तो इसको क्या ठीक है। हमने पूछा कि साहब आपने लेटर वेटर नहीं दिया कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको तो ट्रेनिंग रखा हुआ है। तो हमने कहा कितना पैसा मिलेगा। तो बोला कि 400 रुपये, 400 या 500 रुपये। हमने कहा महाराज, आपको लग रहा है कि बनका किधर जाएगा किधर, मतलब रेगिस्तानी इलाके में आ गया है गंगा जमुना का पानी छोड़ करके, तो अभी जाएगा कहाँ। तो माफ कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। मैं छोड़ दिया वहाँ। तो रमेश थानवी थे हम लोग के जानने वाले थे, वो प्रतिपक्ष में थे। तो वहीं पे सुधेंदु पटेल भी उनके साथ थे, स्टेट रिसोर्स जी सेंटर का ये था। तो मैं वहां चला गया, तो वहां कुछ दिनों तक उनके साथ काम किया। तब तक जॉर्ज फर्नांडिस के यहाँ से आ गया, कॉल आ गई कि बुलाया है दिल्ली, तुरंत चले आओ। तो मैं दिल्ली चला गया। तो जॉर्ज साहब ने कहा कि साहब क्या कर रहे हो। तो हमने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, वहीं जयपुर में रमेश थानवी के साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सो प्रतिपक्ष फिर से निकालना है। तो हमने कहा आपने देर कर दी, आपको तो उसी समय निकालना चाहिए था। तो कहा कि नहीं, लेकिन अब निकालना है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको देखोगे, और चंचल को भी बुला लिया है, कमलेश जी से बात कर लो, ये सब करके। हम 10-15 दिन तो देखा मैंने, लेकिन लैला जी का रुझान नहीं था अखबार निकालने के लिए दोबारा, और चूंकि सारी व्यवस्था वही देखती थी अंदर की। तो हमने कहा कि यार साहब ये तो हो नहीं पाएगा, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, एक फीचर सर्विस शुरू कर दो। तो एक लेबर प्रेस सर्विस करके फीचर सर्विस शुरू हो गई। लेबर प्रेस सर्विस का काम करने लगा। उसके बाद एक दिन मधुलिमय जी का आया कि साहब क्या कर रहे हो। तो हमने बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, चौधरी चाहते हैं, चौधरी चरण सिंह जी, कि वो असली भारत को थोड़ा पॉलिटिकल और अच्छे ढंग से उसको निकालना चाहते हैं। तो तुम देख लो, अगर जाना चाहते हो बात कर लो अजय सिंह से। तो हमने अजय सिंह से बात किया, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बात हो गई है, रविराज जी से भी बात हो गई है, तो तुम कल से आ जाओ। फिर हम वहाँ ज्वाइन कर। इस बीच में हम रविवार के साथ जुड़े थे लगातार, मतलब बनारस में थे तब भी लिखते थे, और उसके पहले भी उसके कभी रिपोर्ट, कभी फीचर, कभी कुछ न कुछ वो छपते रहता था। एक बार क्या हो गया था संतोष जी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय थे, प्रोफेसर थे। वो लाइब्रेरी से कोई किताब थी, उससे कुछ पन्ने चुरा करके ले जा रहे थे। तो वो खबर मिल गई थी, तो उसको हमने लिख दिया था। तो उस खबर को रविवार ने थोड़ा दूसरे ढंग से छाप दिया। उसमें छाप दिया कि मतलब उन पर आरोप लगाया गया है और ये है वो, मतलब जैसे लगा कि वो उन्होंने ऐसा किया नहीं है, उनके ऊपर आरोप लगा है। तो मैं बड़ा गुस्सा हुआ। मैंने सुरेंद्र प्रताप सिंह को एक पत्र लिखा कि साहब हमने कुछ और लिखा और आपने कुछ और छाप दिया है, अगर इस तरह की पत्रकारिता होनी है तो रविवार से मेरा नमस्कार। और फिर मैंने छोड़ दिया।
अचानक 1980 में INS की सीढ़ियों से उतरते समय उदयन जी और SP सिंह उतर रहे थे, हम ऊपर चढ़ रहे थे। तो हमने पंडित जी को नमस्ते किया, सुरेंद्र जी को नहीं हमने किया। अच्छा, हम जानते ही नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे उस तरह से, नाम ही जानते थे सिर्फ। तो उदयन ने कहा कि अरे सुनो सुनो सुनो, तुम इनको जानते हो कि नहीं? तो हमने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि अरे SP। हमने कहा भाई साहब प्रणाम प्रणाम। उन्होंने कहा अरे तुम जयशंकर हो, तुमने लिखना क्यों बंद कर दिया भाई रविवार के लिए? तो हमने कहा मैंने तो आपको पत्र लिखा था, आपने कोई जवाब भी नहीं दिया था, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो कहा कि देखो उस समय बहुत मुकदमे हो रहे थे रविवार के ऊपर, तो इस समय हम लोग थोड़ा उसको थोड़ा गोल करके चाहते थे इससे। हमने कहा आप तो गोल करके चाहते थे, लेकिन मैं हूँ बनिया, लक्ष्मी सागर वासणे भी बनिया, तो सब लोग समझे कि ये बनिया बनिया के लिए इसने ऐसा लिख दिया होगा, तो मैं तो बदनाम हो गया ना इलाहाबाद में। तो आपकी तो इस चक्कर में तो आप नहीं छापते तो कौन से उससे क्रांति रुक जाती, अगर वो इस रिपोर्ट नहीं छपती तो भी कोई बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन तो खैर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं सब फालतू बातें हैं, इसको छोड़ो, तुम लग जाओ, लिखो, लिखना शुरू करो। तो फिर उदयन जी के गाइडेंस में अपना कुछ कुछ लिखते रहे। अचानक फिर उसी समय हमारे मित्र जो शैलेश है, तो शैलेश का एक मैसेज आया कि साहब वो बम्बई में त्रिवर्षा पत्रिका फिर से निकलने वाली है, और वो उसका थोड़ा रंग रूप बदल करके रविवार के मुकाबले निकालने की योजना है उन लोगों की। तो वो चाहते हैं कि अगर तुम पहुंच जाओ तो अच्छा रहेगा, और मैं यहाँ से लखनऊ से भी मदद करूंगा। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं वरना चला गया, वहाँ टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, और हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। उदयन जी ने मना किया, बाकी लोगों ने मना किया कि साहब यहाँ दिल्ली में ठीक है, जमने लग गए हो, क्यों जा रहे हो छोड़ करके? हमने कहा ना आप ठीक है, नए साल में देखा जाएगा। तो बम्बई चले गए साहब, बम्बई चले गए। श्रीवर्षा मैगजीन में 3 महीने बाद वो पत्रिका बंद हो गई। अच्छा, उससे आपको पता होगा धर्मवीर भारती जी थे हम लोगों के, तो गुरु जैन थे एक तरह से, मतलब बौद्धिक गुरु थे कहा जाए तो, समाजवादी भी थे और उस तरह भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जिसको हटा करके आदमी जो संपादक बना था श्रीवर्षा का, वो उनका खास आदमी था, महेंद्र कार्तिकेय थे कोई, तो वो भारती जी के बड़े खास थे। तो भारती जी को लगा कि शायद ये जयशंकर भी षड्यंत्र में शामिल है उनको हटवाने के। तो मैं गया जब भारती जी से मिलने के लिए, तो बहुत ही बेरुखी से उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया। बाकी तो हाँ, तो मैं निकल के आया, मैंने गणेश मंत्री जी से कहा, हमने कहा मंत्री जी को बड़ा अजीब लगा भारती जी का इस व्यवहार। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनको ये लगता है कि जो वर्षा में तख्ता पलट हुआ है उसमें तुम्हारा भी रोल है। हमने कहा महाराज हमको क्या मालूम, हम तो बम्बई दिल्ली से सीधे सीधे आ रहे हैं अभी भी। तो खैर उस समय से जब श्री वर्षा में काम करते रहे, बम्बई के दिन बहुत ही दुर्दिन थे, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब मैं गया था वहां पे, तो हमारे गांव के थे काजी मियाँ थे, वो बेकरी चलाते थे। तो उन्हीं के यहाँ रहने का ठिकाना मेरा हुआ, फुटपाथ पर मैं सोता था। और जब बारिश आ गई एक बार, तो पता लगा भट्टी जो थी वो, जो जिसपे बेकरी बन पाव और सब बनता था, तो वो जो बुझ गई होगी, तो उसके ऊपर जाकर के लोगों ने हमारे लिए चादर बिछा दिया, उस पर जाकर सोता था। और कैसे कैसे सोच जाता था, नहाता, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, वो एक नरक था जिसको हमने कुछ एक महीने तक तो भोगा। लेकिन चूंकि मन में एक था कि नहीं साहब अब आ गए हैं तो फिर वापस नहीं लौटना है, राजनीति में तो नहीं लौटना है, बाकी जो भी है वो करेंगे। सुधीर मिश्रा फिल्म डायरेक्टर हमारे दोस्त थे उस समय, ट्रेन में आते समय दोस्ती हो गई। तो उनके पास गया तो उन्होंने मेरे लिए एंटाफ हिल पे व्यवस्था करवा दी, पेइंग गेस्ट के कमरे की, तो वहां रहने लग गए। 3 महीने बाद बंद हो गई वर्षा। अब उसके बाद फिर क्या करें, सड़क पे आ गए। तो हमने, नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ मैं, हमारे बड़े पत्रकार और समाजवादी, तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जाट साहब से कहो वो तुमको कहीं यहाँ लेबर यूनियन में लगा दें। तो मुझे बड़ा गुस्सा लगा। हमने कहा कि सर, तो भाई साहब अगर जाट साहब के साथ ही रहना होता तो मैं तो 77 में उस समय ही उनके साथ मिनिस्ट्री में लग गया होता। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, वो सब तो छोड़ छाड़ करके मैं आया हूँ, तो अब वापस ट्रेड यूनियन में जाना या राजनीति में जाना तो मेरे मतलब नहीं है। अब मैं पत्रकारिता में हूँ, अगर इसमें आप मदद कर सकते हैं तो कुछ बताइए, नहीं तो कुछ छोड़ दीजिए। तो खैर जो भी हो सका उन्होंने भी मदद की। फिर विश्वनाथ सचदे ने काफी मदद की, कहा कि भाई रविवार में तुम नवभारत टाइम्स का जो रविवारी है उसमें हफ्ते में एक लेख में तुम्हारा छापूंगा, 100-150 रुपये मिल जाएगा। कहीं अनुवाद का काम दिला दिया उन्होंने, फिर कोई एड एजेंसी का काम दिला दिया, उसमें हो गया। गणेश मंत्री जी ने भी कहीं काम दिलाया। तो इस तरह चलता रहा। सुरेंद्र प्रताप सिंह आए उसी समय फिर मुंबई, बम्बई से यहाँ, कलकत्ता से बम्बई आए थे। तो एक बैठकी हुई हम लोगों के साथ में, बैठ कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम? हमने कहा भैया यही कर रहे हैं। तो कहा कि अच्छा। हमने कहा मैं तो सोच रहा हूँ आप वापस लौट जाने का। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं लौटोगे नहीं,
एक काम करो, उन्होंने बड़ा कि अच्छा फार्मूला दिया, मजेदार है थोड़ा। उन्होंने कहा तुम्हारे कितने मित्र हैं? तो हमने कहा मित्र तो हैं, ठीक ठाक हैं यहाँ। तो कहा कि तुम 11-12 लोगों को तैयार करो और उनसे 1000-1000 रुपए एक महीने में, 1 से 1000 रुपया लो, और अगले महीने उसको वापस कर दो, अगले महीने दूसरे से 1000 ले लो, और इस तरह से तुम्हारा काम चलेगा। तो मैं शुरुआत में तुमको 1000 दे देता हूँ। इस तरह से मतलब यही करने के लिए तब तो फिर बात ही दूसरी है। तो कहा कि दूसरा यह कि रविवार के लिए खूब लिखो जम करके, और महाराष्ट्र बहुत फर्टाइल है और यहाँ से काम हो सकता है। तो हो गया, शुरू हो गया, लिखना पढ़ना शुरू हो गया। ब्लिट्स में गया था मैं, हाँ, ब्लिट्स जो हिंदी में भी निकलता था साप्ताहिक, वहां भी गया मैं। वहां कुछ काम हम दे दिया उन लोगों ने। फिर मैं 12-13 दिन बाद नौटियाल जी थे, तो उनसे मैंने कहा कि नौटियाल जी मेरा लेटर वेटर कुछ नहीं मिला, क्या हुआ? कहा बाबू तुमको तो अभी पार्ट टाइम रखा हुआ है। उनका पार्ट टाइम रखा हुआ है सर, पैसा कितना मिलेगा? तो कहा कि 500 रुपये मिलेगा तुमको। तो हमने कहा अच्छा, 1 मिनट मैं आता हूँ, 2 मिनट। मैं चला गया, बगल के केबिन में करंजिया साहब बैठे, रूसी करंजिया, उनको नाक करके मैं घुस गया अंदर। तो हमने, उन्होंने हुआ रही, हम कहने नहीं कुछ नहीं सर, वो हम जानना चाहते थे कि आपकी कार में जो कुत्ता आता है वो एक दिन में कितना खाता है। तो व्हाट डू यू मीन, हु आर यू, कौन हो तुम? तो हम बोला नहीं, हम भी कुत्ते ही हैं, तो हमारे जैसे कुत्तों के लिए आपने 500 रुपये महीने का इंतजाम किया हुआ है। और क्या बात है। नौटियाल जी ने कहा कि साहब तुम पार्ट टाइम हो, तो मैं पार्ट टाइम कुत्ता हूँ मैं। तो उस समय कहा नो नो, डोंट वरी डोंट वरी, व्हेन यू विल गेट कंफर्मेशन यू विल गेट पालेकर अवार्ड। हमने कहा सर मैं बटाला में रहता हूँ, एंटा फील्ड में, वहां से आने का लोकल ट्रेन का इतना भाड़ा होता है, वहां से फिर यहाँ फ्लोट आता हूँ, पैदल आता हूँ मैं। खाने का तो आप समझते हैं कि हमारे जैसे लोग कुछ खाएंगे ही नहीं, तो उसमें में 500 रुपया मेरा निकल जाता है। तो हम जिएंगे कैसे? जब जिएंगे नहीं तो फिर कन्फर्म कब से हों? तो हमने कहा ठीक है, आपके बारे में हम लोग बहुत सुनते थे, बचपन से ही सुनते थे, पढ़ते थे, ब्लिट्स पढ़ते थे। हमारे यहाँ बिशन कपूर जी थे लखनऊ में, उनके बारे में सब लिखते होते थे लोग। तो हम लोग छात्र आंदोलन में भी आपके बारे में काफी करते थे। तो आप हमारा 13 दिन का जो भी बनता हो हिसाब वो हमको दिला दीजिए, बाकी प्रणाम। तो नमस्कार करके मैंने पैसा लेके वापस आ गया। फिर सड़क पे आ गया, क्या करें? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उस समय काशिफ साहब दुबे होते थे, उनके यहाँ महाराष्ट्र मानस एक पत्रिका निकलती थी, विश्वनाथ जी ने भेजा कि वहां से तुमको कुछ ट्रांसलेशन का काम मिल जाएगा। तो मैं गया ट्रांसलेशन मांगने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब तुम नौकरी करोगे? हमने कहा साहब नौकरी तो खोज रहा हूँ, लेकिन है कहाँ नौकरी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नौकरी तो यहीं पे मिल जाएगी, हमारे यहाँ एक सब एडिटर की जगह खाली है, तुम यहाँ ज्वाइन कर लो, सरकारी नौकरी है। तो हमने कहा साहब क्या बात है, तो अंधे को एक आंख से या तो दोनों आंख दे रहे हैं। मैं फिर उनको ले गया, थोड़ा 1 मिनट बात कर लेंगे आपसे। तो हमने बताया कि देखिए साहब ऐसी बात है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं जेल याफ्ता हूँ और सजा हो चुकी है मुझको। तो कल को इंक्वायरी होगी तो मेरी क्या होगा, मुझे तो सब कोई मतलब नहीं है, मैं तो हूँ जिस ढंग का हूँ, लेकिन आपकी नौकरी चली जाएगी इसका मुझे बहुत अफसोस होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ बता दूं। तो उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि देखो मैं भी कभी कम्युनिस्ट था, किसी जो सिविल विद्वान में काम करता था, लेकिन परिवार के लोगों की मजबूरियां थी जिसके चलते हम सरकारी नौकरी करने को आ गए। और यहाँ हिंदी में जो भी होता है सब हमारे जरिए होता है, तो तुम घबराओ मत, तुम ज्वाइन कर लो और वो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर हमने वहीं पे ज्वाइन कर लिया। इस बीच में क्या हुआ कि जब हम श्रीवर्षा में थे तो एक बड़े, मतलब आज की तारीख में बहुत बड़े पत्रकार, लेकिन उस समय तो ऐसे ही थे, तो आए थे वो मेरे पास खोजते हुए, अपना बिहार कनेक्शन लेते हुए कि साहब मुझे पत्रकार बनना है। तो हमने कहा यार देखो पत्रकार बनना है तो मैं तो देखो कैसे भटक रहा हूँ, काहे लिए कर रहे हो, तो क्या करते हो? तो बताया कि हमारे यहाँ एक हमारी बड़ी एजेंसी है, विमल की, रिलायंस की एजेंसी है, भाई लोग हैं, पत्रकार है, तो हम, लेकिन हम पत्रकार बनना चाहते हैं। तो हमने कहा देखो भाई अगर पत्रकार बनना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग स्कीम निकलती है, उसमें अप्लाई कर दो, अगर उसमें हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ श्रीवर्षा में चाहोगे तो लिखोगे, ठीक ठाक करके हम छाप देंगे, बाकी उससे कुछ बहुत नहीं बनेगा। उनको बात समझ में आ गई और उन्होंने ये किया, अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन भी हो गया, बड़े पत्रकार हो गए। हमारे दिमाग में उस समय तक गुमान था कि हमको कुछ करना है अलग ढंग का, कुछ श्रीवर्षा को मजबूत बनाना है। बड़े अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स मेरी जो थी दिल्ली में, जिसको हम रविवार में लिख सकते थे, लेकिन श्रीवर्षा में हमने दिया। जैसे सेंचुरियन टैंक्स की बिक्री कैसे हुई थी, या थाल बैसेट हाजरा प्लांट जो था, पेट्रोलियम फाइलों की चोरी हुई थी, वो इस्लाम प्रगति को जो दिया गया था पहली बार, वो जो उसका था, पात्रों की का इन्वॉल्वमेंट जो था, वो सारी फाइल्स जो थी वो हमने जगदीशपुर वाली पाइपलाइन का। हाँ 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 हाँ, उसमें
वो जो फ्रांस की मिशेल कंपनी को हटा करके इस नाम प्रोगेती को दिया था, और वो उस समय इन लोगों का परिवार का कुछ इन्वॉल्वमेंट आया था। वो फाइलें हमको मतलब उस समय कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने दे दी थी, जो भी है। तो उसको हमने रविवार को ना देखे श्रीवर्षा में दी थी, ताकि वो हिट कर जाएगी, मैगजीन चलेगी। लेकिन हमको लगा नहीं कि वो कुछ हो पाएगा, तो अपनी मौत को मर गई वो, फिर बाद में दोबारा भी निकली। तो खैर उसके बाद मतलब आप देखिए कि हम खुद जो है टाइम्स ट्रेनिंग स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और अपने मित्र को कह रहे हैं। बाद में जब सरकारी नौकरी करने लगा मैं, और पूरा महाराष्ट्र घूम घूम करके मैं स्टोरीज करने लगा। मतलब एसपी सिंह ने कहा कि जहां भी हो तुम जाओ और जा जा करके स्टोरी करो। कुछ आइडिया वो भी दे देते थे, कुछ अपना हम भी कर लेते। फिर तब दोबारा निकला, 6 महीने बाद ही निकल गया वो टाइम्स ट्रेनिंग स्कीम का, फिर से आया। तो उस समय विश्वनाथ जी ने मुझसे कहा कि नहीं तुम अप्लाई कर दो। तो हमने कहा ठीक है। मैंने अप्लाई किया, टेस्ट हुआ, उसमें टॉप कर गया मैं। फिर प्रीलिम्स इंटरव्यू हुआ, उसमें भी आ गया मैं। फिर जो फाइनल इंटरव्यू हुआ, तो उसमें मुझे समझा दिया विश्वनाथ जी ने कि देखो, एक तो ये चीज नहीं मालूम होना चाहिए इन लोगों को कि तुम्हारा कोई समाजवादी या कम्युनिस्ट बैकग्राउंड है, उसको ये लोग नापसंद करते हैं। और इंटरव्यू बोर्ड में भारती जी भी रहेंगे। तो हमने कहा कि अच्छी बात, रहेंगे, ठीक है। इन बिटवीन एसपी सिंह आए थे मुंबई में, और जहांगीर आर्ट गैलरी में बैठ के हम लोग बियर पी रहे थे। तो एसपी ने पूछा कि जयशंकर कलकत्ता चलोगे? तो हमने कहा हाँ भैया, कभी कलकत्ता देखा नहीं है, चल के देख लेंगे, अच्छा लगा। देखो, मैं रविवार में नौकरी की बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक पोस्ट है बहुत दिनों से, तो वो सैंक्शन हो गई है, तो हम तुमको टारगेट करके रखे हुए थे बहुत दिनों से, तो तुम अगर चाहो तो कलकत्ता ज्वाइन कर सकते हो। हमने हमने कहा बिल्कुल कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहा ठीक है, हम लेटर भेजवा देंगे और तुम आ जाना। हम तो चाहते थे, हम कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम बम्बई में ही रह के यहाँ से काम करें, क्योंकि बहुत अच्छा उस हमारा नेटवर्क बन गया था महाराष्ट्र में, और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मैंने की थी वहाँ पे। तो एसपी ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं हो पा रहा है यार, हमको कहीं एक अलग से कोई करस्पॉन्डेंट रख नहीं पा रहे हैं, कहीं कहीं स्टिंगर्स हैं या रिटेनर्स हमारे हैं। उस समय कोई समाता नहीं था, आपको याद होगा शायद। कोई नहीं था, उदयन जी, कोई नहीं था। उदयन जी के अलावा कोई अकेले नहीं था। अकेले उदयन जी थे। उदयन जी थे, हाँ। तो आप लोग सब लोग जुड़े हुए थे, रेगुलर थे, एकदम लगातार लिखते थे। अरुण रंजन थे, आप थे, स्वामी थे, सब लोग थे, लेकिन परमानेंट स्टाफ नहीं था। एसपी सिंह को स्टाफ नहीं मिला था आनंद बाजार की तरफ। तो खैर हमने कहा कि ठीक है, हो गया। अब जब मेरा तो चूंकि आत्मबल बढ़ा हुआ था कि रविवार में हो ही गया है, और भारती जी एकदम तने हुए थे कि नहीं होने देना है। तो जब इंटरव्यू हो रहा था, तो सब पूछताछ हो रही थी, तो भारती जी का जब नंबर आया, तो उन्होंने पूछा कि भाई जयशंकर जी, आप तो इलाहाबाद से हैं। तो हमने कहा जी बिल्कुल इलाहाबाद से ही है। तो आपकी इतर गतिविधियां क्या थी पढ़ाई के जमाने में? तो मैं समझ गया कि अब ये चाहते हैं कि हम बताएं कि हम समाजवादी आंदोलन में थे। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब, इलाहाबाद से तो आप भी हैं, तो आपके वहाँ जो मित्र लोग थे वही हमारे गुरुजन थे। डॉक्टर रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, नरेश मेहता, ये सारे लोग हमारे गुरुजन थे, और वो जो लोग कहते थे उन्हीं के साथ मैं रहता था, करता था, उनके इशारे पे ही चलता था। तो डॉक्टर साहब का थोड़ा सा ये हुआ, उन्होंने बिगाड़ सुलझाया, अच्छा अच्छा, फिर आप दूसरे को लगा दिया। तो खैर वो हो गया, इंटरव्यू हो गया, मेरा सिलेक्शन आ गया, लेटर मिल गया मुझको। फिर उन्होंने कमर अवैध नकवी, हम लोग साथ साथ रहते थे, अगल बगल के कमरे में रहते थे। तो नकवी से उन्होंने बुलवाया भारती जी ने। तो मैं गया मिलने के लिए, तो उन्होंने बधाई कहा, बधाई हो। हमने कहा कि आपका आशीर्वाद है। तो कहा कि ज्वाइन कर रहे हो ना? हमने कहा नहीं, अभी सोच रहा हूँ मैं, 5,000 रुपये लोग मांग रहे हैं, तो मेरे पास तो पैसा है नहीं कि मैं दूं उसके लिए, और 1 साल का बांड भरवाएंगे। तो कहा नहीं नहीं, तुमको पैसे देने की क्या जरूरत है, तुमको ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है, तुम तो ऐसे ही ट्रेंड हो। तुम एक काम करो, तुम सीधे धर्मवीर ज्वाइन कर लो, और हम तुमको रोविंग करेस्पॉन्डेंट बना देंगे, अभी सब एडिटर का अपॉइंटमेंट दिला देंगे, और बाद में रोविंग कराएंगे। पूरा महाराष्ट्र तुम कर ही रहे हो, हम चाहेंगे देश भर में भी जाकर, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश, बिहार में भी काम करो। तो हमने कहा कि अच्छा। तब तक मनमोहन सरल जी थे वहीं पे। तो उन्होंने कहा क्यों डियर, तुम्हारा तो रविवार में हो गया। तो भारती जी ने देखा एक बार, उन्होंने कहा अरे क्या बात है? तो हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब, सो सरल जी के मित्र हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, अगर ये करवा देंगे तो हम चले जाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो सरल जी को उन्होंने बाहर कर दिया, भारती जी ने कहा कि आप बाहर जाइए, और कहा कि सच सच बताओ क्या बात क्या है। तो हमने कहा बात इतना ही है कि हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, आ जाएंगे, तो बस इतना ही सी बात है। उन्होंने कहा देखो, कलकत्ता बहुत खराब शहर है, वहाँ प्रदूषण बहुत है। तो मेरा अंदर का थोड़ा सा जो है ना,
फट गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, अगर 99,09,999 लोग वहाँ नहीं मरेंगे पोल्यूशन से, तो जयशंकर गुप्त अकेले नहीं मरेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि बंबई जैसे शहर में आप जैसे लोगों के रहते हुए मुझे सरकारी नौकरी करनी पड़ी। इससे बड़ी ग्लानि की बात और मेरे जीवन में कुछ भी हो नहीं सकती है। मेरी जिंदगी का सबसे खराब दौर जब मैं लिखूंगा तो कहूंगा कि मैं सरकार का नौकर था, उस सरकार का जिस सरकार को नापसंद करता था, जिस सरकार के खिलाफ मैं लिखता था। अंतुले जी की सरकार थी। तो हमने कहा ये मेरे लिए सबसे बड़ी ग्लानि की बात थी। और आप सारे लोग थे, धर्मियों पे पत्र तक मेरा नहीं छपा। मैं यहाँ आकर के बैठता था, कई बार मैं कहता था कि किसी में हिम्मत हो तो मेरा संपादक के नाम पत्र ही छाप के दिखा दी। तो कहा देखो सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। रविवार धर्मयुग से जो लोग गए कोई टिक नहीं पाया। ये सुरेंद्र प्रताप ही हैं थोड़ा बहुत जो जब तक हैं तो हैं, टिके हुए हैं, बाकी तो कोई टिका नहीं है हाथ निकल कर। नाम उन्होंने लिया सतीश वर्मा, रविंद्र श्रीवास्तव। हमने कहा देखिए अब वो सब बातें ये है, हमने जो तय कर लिया है तो तय कर लिया, तो माफ कीजिए, मुझे कोई ये नहीं है। और मैं कर करके फिर कलकत्ता चला। तो इस तरह से अब वो पत्रकारिता में आ गया। फिर रविवार का आप जानते ही हैं, जयशंकर जी, रविवार अब जी जयशंकर जी, अब यहीं से मैं रोकने वाला भी था, आप खुद ही रुक गए, क्योंकि आप पहले ऐसे स्टार जर्नलिस्ट हैं जिनके जीवन के बारे में इतनी लंबी बातचीत हमने की, लेकिन ये इतनी रोचक और संघर्षशील और शिक्षाप्रद बातचीत की, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, वो सब कमाल के ही लोग थे। और खासकर अजय सिंह अब हमारे बीच में नहीं है, असली भारत के, उनका दुख है, लेकिन ये सब अच्छे लोग थे। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि उस समय जो आपने पत्रकारिता की रविवार के साथ, मैं रविवार की ही जिंदगी से शुरू करता हूं, क्योंकि रविवार में ही आपने बहुत कमाल किए हैं। जो आपने पत्रकारिता की और आज जो पत्रकारिता आप देख रहे हैं, इन दोनों की तुलना कर सकते हैं? क्या फर्क है दोनों में? या आपको लगता है कि अगर इस तरह की पत्रकारिता आप रविवार में करते तो ज्यादा सफल होते हैं? पता नहीं, हमारे लक्ष्य में कभी था नहीं कि पत्रकारिता को कभी हमने सीढ़ी बनाने की कोशिश नहीं की। कुछ हासिल करने के लिए पत्रकारिता को कभी हमने इस्तेमाल करने की सोचा ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं, कभी किया भी नहीं। इसलिए वो तो एक अलग बात है। उस समय मतलब कई बार तो हम लोगों को खुद भी आश्चर्य होता है, आपको भी होता होगा। रविवार के अगर पुराने पन्ने पलटते होंगे, हम भी जब पलटते हैं तो आज क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? या हमने ही लिखा है क्या? कभी लगता है कि क्या हमने ऐसा कभी लिखा है क्या? तो या आज कोई छाप सकता है क्या? ये भी बहुत सारी बातें थी वो। और उसमें सबसे बड़ी बात थी, मतलब आपसे बता रहा हूँ कि मैं पहली बार जब आसाम का आंदोलन हो रहा था तो हमारे यहाँ से एक वरिष्ठ पत्रकार गए थे वहाँ रिपोर्ट करने के लिए, मूवमेंट कवर करने के लिए। उन्होंने आकर के पूरा अपना एनालिसिस वगैरह लिख कर दिया। तो एसपी सिंह ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि सो मैं ये नहीं चाहता था, मैं एनालिसिस का काम और लोग करते रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वहाँ जा करके तो जो दिख रहा है वो लिखना चाहिए। वहाँ पे मतलब लोगों से मिल करके लोगों की बात और ये सब मतलब उस ढंग से चाहिए कि क्या है, क्या आसाम में हो क्या रहा है, तो तुम कर सकते हो। तो हमने कहा भैया मैं तो पहली बार बाहर निकलूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने हवाई जहाज का टिकट मंगवा दिया। मैं पहली बार हवाई यात्रा मेरी वही थी जो मैं कलकत्ता से गुवाहाटी गया था। अच्छा, यहाँ घर में पूरा तूफान मच गया, बंगाली लोगों के मोहल्ले में हम लोग रहते थे। तो जब इन्होंने बताया कि साहब हमारी पत्नी ने, गीता जी ने, कि साहब वो गए हैं गुवाहाटी, गए हैं आसाम रिपोर्ट करने के लिए, तो कहा रहे वहाँ क्यों भेज दिया, क्यों कर दिया, वहाँ तो किसी की जान जा रही है, क्या हो रहा है। उसमें थोड़ा बंगाली लोग ज्यादा डरे रहते थे। तो खैर मैं गया वहां पे और स्टोरी किया, ला करके लिखा। और सुरेंद्र जी को बहुत पसंद आई वो स्टोरी, काफी बहुत शानदार किया तुमने, हम यही चाहते थे, इसी ढंग की स्टोरी चाहते थे। फिर वहां से रहते रहते जगह जगह कभी उड़ीसा भेज दिया, कभी बिहार भेज दिया, बिहार में भी जा करके मैं स्टोरी करता था। तो उस समय था। दूसरा ये कि जब मैं उसके बाद आपको मतलब ये है कि आगे आकर के बात हो पाएगी, मतलब जब एसपी सिंह 3-4 साल रहे हमारे रहने के समय, हमको लगता है कि वो 85 में शायद चले गए होंगे, 84-85 में नवभारत टाइम्स में। तो उस समय मैं थोड़ा उनसे ज्यादा अटैच था। मैं मतलब एसपी सिंह से ज्यादा, मतलब बाद में हमारे भैया ही, एक तरह से मैं उनको भैया ही कर रहा था और अटैच था। तो मैं, मेरी आंख में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा घबराओ में ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने घोषणा किया कि उदयन शर्मा आ रहे हैं हमारे संपादक बन के। हमको बड़ी खुशी हुई। हम कहा चलो एक की जगह दूसरे आ गए, कोई बात ही नहीं है। तो मतलब सुरेंद्र जी तो थोड़ा पुराने कम्युनिस्ट भी थे और थे, उदयन जी तो खांटी सोशलिस्ट थे। तो लगा कि उससे ज्यादा ही तारतम्य में रहेगा। उसी समय संजोग की बात थी कि
85 का इलेक्शन हो रहा था विधानसभा का, हमारे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका चुनाव मैं ही लड़ता था जाकर के, मतलब कैंपेन मैनेज करता था। तो एसपी सिंह से मैंने कहा भैया मुझे तो जाना पड़ेगा, तो पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एसपी सिंह ने कहा अच्छा लाओ तुम्हारा अंतिम एप्लीकेशन तुम्हारा ही मैं साइन कर दे रहा हूँ। तो लीव एप्लीकेशन उन्होंने साइन कर दिया और कुछ लोगों को जमा वमा करके कुछ चंदे भी किए, कुछ पैसा भी दिया एसपी सिंह ने मुझको, और मैं चला गया चुनाव आजमगढ़ में भैया। आजमगढ़ में शैलेश मिले मुझको, आए थे वो रिपोर्ट करने के लिए, उस समय नोभा टाइम्स में काम करते थे। तो शैलेश ने ही बताया कि साहब वो उदयन जी की टीम आ गई है और उसमें तुम्हारे बहुत सारे मित्र लोग आ गए हैं, रामकृपाल जी हैं, हरिवंश जी हैं, नकवी जी हैं, और मैं भी जुड़ रहा हूँ। तो मुझे कलकत्ता में रखने कहा गया और नकवी को लखनऊ में रखने के लिए कहा गया। अरे ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने वहीं बैठ करके आजमगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय से उदयन जी को एक पत्र लिखा कि नकवी देश के लिए बेस्ट आदमी है और शैलेश फील्ड के लिए ज्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप शैलेश को लखनऊ कर दें और नकवी को कलकत्ता ले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब पता नहीं उसका उन्होंने ध्यान किया या अपने ढंग से किया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन उन्होंने शैलेश को लखनऊ रख दिया और नकवी को दिल्ली बुला लिया, कलकत्ता बुला लिया। मैं जब लौट के गया तो सारे लोग थे, रामकृपाल जी भी थे, पुराने परिचित ही थे, हरिवंश जी भी थे, दोनों लोग हमारे बीएचयू में भी सीनियर थे लोग, और वहां पर भी सीनियर थे, असिस्टेंट एडिटर हो गए थे लोग, और भी लोग आगे रहे जैसे प्रिया अजय चौधरी सब। उस समय रविवार में दो खेमे एक तरह से बन गए थे, भारत पाकिस्तान की तरफ से जैसे होता था ना, जो पुरानी टीम थी और जो नई टीम थी। अब मैं बीच का आदमी जैसे होता है, इधर भी है उधर भी है, तो सैंडविच की तरह से कई बार जो होता था। अच्छा, चूंकि उसका रुझान भी पत्रिका का बदलने लगा था, मतलब वो सत्ता पक्षी पत्रकारिता जो कहा जाए, एक तरह के जो पहले था कि सत्ता और व्यवस्था की विरोधी पत्रकारिता थी रविवार की, तो वो धीरे धीरे हो गई थी सत्ता पक्ष की पत्रकारिता। राजीव गांधी के प्रति थोड़ी उदयन जी की अपना स्नेह या लगाव या जो भी कहेंगे, जो कह सकते हैं। तो हमको तो बुरा लगता था, हम थोड़ा अच्छा मुंहफट आदमी थे तो बोल जाते थे, तो अपने मित्रों के बीच में भी बोल जाते थे। अब हमको ये नहीं मालूम होता था कि हम अपने मित्रों के साथ जो बोल रहे हैं हमारे मित्र वहां जाकर क्या क्या कर रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं। तो एक तरह की गलतफहमी जैसे भी, अब मैं अपने मित्रों का शिकार रहा हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई ये नहीं है, आपत्ति नहीं है और गुरेज भी नहीं है, लेकिन जो भी है तो उस समय जो है जी 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 बोलिए। नहीं, आप इस वाक्य को पूरा कीजिए, फिर हम जल्दी से दूसरे विषय पे आएंगे। हाँ ठीक है। नहीं तो वही था कि उसी समय फिर ये हुआ कि जब हम लौट के आए उस समय शायद उदयन जी ने किसी से कहा था कि अच्छा छुट्टी लेके चले गए हैं और चुनाव बाप को चुनाव लड़ा रहे हैं, हार जाएंगे तो फिर लौट के आ जाएंगे। तो मैं आया, मुझे बताया किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे कह रहे थे पंडित जी। हमने कहा अच्छी बात है, हमने कहा पंडित जी पिताजी जीत गए, काफी अच्छे वोट से जीत गए और मिठाई उठाई खिलाया, तो बहुत बधाई दिया उन्होंने। उसके बाद अचानक किसी ने कहा कि सो निर्मलेंदु शाह ने कहा कि सो आपका तो ट्रांसफर कर रहे हैं तो चेन्नई भेज। हमने कहा अच्छा। तो मैं गया पंडित जी, हमने कहा कि सुना है कि आप मेरा चेन्नई ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कहा हाँ कहीं भी जाकर काम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो कब जाना है बता दीजिए। तो यह है कि मैं सब वेटर हूँ, तो यहाँ से कापी वहाँ भेजना पड़ेगा चेन्नई, वहाँ मैं एडिट करके वहाँ से भेज दूंगा, या फिर अगर उस तरह से करना होगा तो हमारी मर्जी से होगा, तो फिर तो आपको करेस्पॉन्डेंट सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो उनको लगा, फिर उन्होंने कहा अरे नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हमने कहा मैं भी उतना सीरियस नहीं था। तो खैर बात हो गई खत्म। उसके बाद उनको लगता होगा कि मुझे फील्ड में रहना चाहिए या वहाँ कलेक्टर से हटना चाहिए, तो उन्होंने मुझे पटना भेज दिया, पटना ट्रांसफर हो गया। और उस समय पंडित जी ने ये कहा था जरूर कि बिहार को एकदम जाके हिला देना है। तो हमने कहा मैं तो हिला दूंगा बिहार को, लेकिन हिलाने वाला ना हिल जाए, ये याद रखना चाहिए, बस नहीं रहे तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है जाओ। तो हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। तो मैं पटना आ गया। जी बताइए। तो यही रहा। मैं इसको यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जी जी हाँ आपने इतिहास के सबसे अच्छे संपादक के साथ काम किया, सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ, और मेरा मानना है कि उनसे पहले भी हालांकि बहुत सारे सितारे थे आसमान में, रघुवीर सहाय थे, अज्ञेय जी थे, भारती जी थे, पर सुरेंद्र प्रताप सिंह बिल्कुल अलग थे, ध्रुव तारे की तरह से, जिनका स्थान कोई ले नहीं सकता। सुरेंद्र जी के साथ आपका एक्सपीरियंस
मुझे संक्षेप में बताइए कि आपने उनसे क्या सीखा और उनके बारे में आज आपका आकलन क्या है? नहीं, संपादक के रूप में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। मतलब उसमें तो मैंने बहुत सारे संपादकों के साथ काम किए, बहुत सारे संपादकों के संसर्ग में भी रहे, मतलब उनके साथ काम न करते हुए भी उनके बारे में जानते रहे, लेकिन उनका तो एसपी सिंह का तो कोई जवाब ही नहीं था। और एडिटर तो आप एक समझ लीजिए कि मैं पाठकों को भी, दर्शकों या श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा मैं कि एक समय ऐसा था कि रविवार पत्रिका जो है एडिट होती थी कलकत्ता में, छपती थी चेन्नई में और वितरित होती थी दिल्ली से। इतना जो समय लगता था, कम से कम 2-3 हफ्ते का समय लग जाता था उस पत्रिका को बाजार में आने के लिए, एडिट होने के समय लेकर के। लेकिन जब बाजार में आती थी तो पत्रिका एकदम ताजी जैसे लगती थी कि उसके विषय जो थे, उसकी कवर स्टोरी जो थी, लगता कि एकदम ताजा ही है। मतलब तो वो समझते थे कि इस चीज में किसमें खबर है, किसमें खबर नहीं है। अब आप समझिए कि जैसे देखिए, मैं मुंबई में था, एक छोटी सी कतरन उन्होंने मुझे दी, महाराष्ट्र टाइम्स में छपी थी। उसमें यह था कि साहब वो हम ये महाराष्ट्र के इलाके में, अहमदनगर में, अहमदनगर था मेरे ख्याल से, हाँ। तो मुस्लिम औरतों को बैन लगा दिया था फिल्म देखने पे मुल्ला लोगों ने, कट्टरपंथियों ने। कट्टरपंथ की इधर सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय जो सिमी और इस समय का था, उन लोगों ने फतवा जारी कर दिया था मुस्लिम महिलाएं नहीं फिल्म नहीं देख सकती। अमरावती में, सारी अहमदनगर अमरावती में था। उन्होंने कहा तुम जाके स्टोरी करो। मैं चला गया। मैं, वो भी एक अलग कहानी, मतलब इसमें इतनी कहानियां हो जाएंगी कि आपका समय खत्म हो जाएगा, लेकिन खैर वो नहीं गया नहीं, था कोई मैं, बात तो नहीं, समय अपने हाथ में है, बताएं। तो जैसे अब मेरे पास कुछ था ही नहीं उस समय, रेलगाड़ियों में रिजर्वेशन वगैरह का तो कुछ मतलब ही नहीं था। तो मैंने कहा कैसे पहुंचेंगे, तो किसी ने बताया हमको कि भाई देखो ऐसा है कि वहाँ कलकत्ता मिल जाती है, तो उसमें अगर तुम स्लीपर, वो जो थर्ड क्लास डब्बा होता है, जनरल डब्बा होता है, उसमें जाके पहले लाइन में खड़े हो जाओगे तो लोग धक्का दे करके तुमको उसमें घुसा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हम, हमारे जो मकान मालिक था वो वहीं पे चपरासी था, वही हमारे साथ रहता था, तो उसका एक छोटा सा ब्रीफकेस टाइप का था, मतलब बहुत मामूली जैसे दिखने वाला। उसमें हमने कपड़े रख लिए, एक डायरी रख लिया, उसमें कुछ पैसे भी डाल दिए और जा करके एक टिकट कटाया मैंने, और टिकट करा करके चला गया। भीड़ आई, भीड़ ने धक्का दिया, मैं तो घुस गया अंदर। अंदर कुली लोग कब्जा करके रखते थे सीटों को, उसमें भी मतलब बैठने की, सोने की जो जगह होगी। तो किसी ने मुझे एक घुसा मारा, चेहरे पे लगा, मैं तो बका गया। तब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा ब्रीफकेस गिर गया है। अब मैं तब तक फिर बाद में देखा तो ब्रीफकेस हाथ में आ गया, लेकिन पूरी तरह से खाली। मतलब वो जादू आज तक मैं समझ नहीं आया कि हुआ कैसे, उसमें कुछ भी नहीं था, टोटल एम्प्टी। तो मैंने कहा कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। जो होता था चिल्लाना पुल्लाना होता ही था। फिर हुआ कि क्या करें, वो लौट जाएं या वापस जाएं। तो एसपी सिंह का ये था कि नहीं, रिपोर्ट जल्दी भेजनी है। तो मैंने कहा अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैं चला गया। स्टेशन जो था वो उससे बडनेरा स्टेशन होता था। उसके पहले हमको अकोला में उतरना था, लेकिन हम नहीं उतरे और चले गए बडनेरा। बडनेरा से अमरावती का रास्ता पड़ता था, करीब हो जाता। टीटी ने टिकट मांगा, मैंने नमस्ते नमस्ते करके मैं भाग गया। वहां से अमरावती दूर था, 18-20 किलोमीटर था बडनेरा स्टेशन से। तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, कुल मिला के साथ 20 एक रुपए कुछ जेब में, ऊपर की जेब में बचे हुए थे। तो रिक्शा वालों ने बहुत पैसा मांगा, तो हमने कहा कि इतना दे देंगे तो हम कैसे करें। तो खैर कुछ केला वाला खाया, मैं पैदल ही चल दिया। पैदल पहुंचा किसी तरह से। एक वजीर पटेल साहब होते थे, हमीद दलवाई के, मुस्लिम सत्य शोधक मंडल के नेता थे वो। तो गणेश मंत्री जी ने उनका एक नाम दिया था कि तुम उनसे मिलोगे तो मदद करेंगे। तो मैं उनके घर खोजते 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 कैसे ही तो उनके घर पहुंच गया। अब जब उनके अब्बा हुजूर से पूछा मैंने कि साहब उनसे मिलना है वजीर पटेल साहब से, तो उन्होंने कहा साहब वो तो अभी अभी सुबह ही चले गए ट्रेन से। तो हमने कहा बड़े तो गजब हो गया। तो हमने कहा अच्छा एक काम करिए कि उनके कुछ मित्र लोग होंगे यहाँ, उनको बुलवा दीजिए, उनसे बात करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात हो तो बताइए। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब हम उनसे क्या बताते। तो खैर उन्होंने बुलाया कुछ लोगों को। तो उसमें से एक से मैंने कहा कि भाईजान देखिए, पहली बात यह है कि मैं वार्ताहर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि मेरी डायरी कलम सब कुछ सारा चोरी हो चुका है। और ब्रीफकेस खाली तो आप हमको चोर भी समझ सकते हैं। और
वही सोशलिस्ट थे, तो वो लोग भी मुस्लिम सत्यशोधक मंडल के लोग सोशलिस्ट ही थे। तो हमने कहा कि मैं सोशलिस्ट हूँ और ऐसे ऐसे है और मैं इस विषय पे काम करने आया हूँ, तो अगर आपका यकीन हो जाए मेरे ऊपर तो पहले तो मुझे कुछ नाश्ता वास्ता कराइए, भूख लगी है, और कहीं ठहरने के इंतजाम करिए जहाँ मैं नहा सकूँ, और फिर हमारे साथ कोई रहेगा तो काम करना है, और लौटने के एक कार भी चाहिए जिससे हम अकोला और अमरावती जाएंगे, फिर वहीं से मुंबई लौटने का टिकट भी चाहिए। तो ये अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप एकदम सही जगह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर उन्होंने कर दिया, स्टोरी की मैंने। तो वो स्टोरी रविवार में कवर स्टोरी बना करके सुरेंद्र प्रताप सिंह ने छापा। मुल्ला कहते हैं मुस्लिम औरतें फिल्म ना देखें। तो ये कहने का मतलब है कि जो दबा हुआ विषय है जिसको कोई समझ नहीं पाता था कि ये कवर स्टोरी बनेगी, उसको वो खोज करके लाते थे। कभी बार जैसे बैठे बैठे वहां पे टेलीप्रिंटर देख रहे हैं, कभी आपको मैसेज कर दिया, कभी उनको मैसेज कर दिया, वहीं से टेलेक्स कर दिया, अब ये स्टोरी इस पर भेज दो, इस पर कर दो, और वो क्लिक कर जाती थी। दूसरा, एडिटिंग उनकी जो इतनी गजब थी कि आपसे मैं क्या बताऊं। एक बार उन्होंने मुझे किसी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट की रविवार के स्टाफ में उन्होंने दी मुझे एडिट करने के, तो मैंने अपने हिसाब से जितना हो सकता था काट पीट करके दे दिया। तो उन्होंने फिर देखा और देखने के बाद कहा अच्छा इसको रख दो, फिर जाओ। मैं चला आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बुलवाया उनसे और कहा, उस पर लिखा उन्होंने कि इसे ठीक से पढ़ो। मैंने पढ़ा उसको, तो मैं एकदम चमत्कृत रह गया। पूरी पूरी कापी रंग दिया उन्होंने, रंग काट पीट करके एकदम ठीक कर दिया। तो मैं गया सहमते हुए, तो उन्होंने कहा देखो तुम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि तुम्हारे दिमाग में है कि बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो ये गलत लिख नहीं सकते हैं या ये सब कर नहीं सकते हैं। अगर निर्मम होना पड़ता है उप संपादक को या जो भी संपादन करता है, कापी एडिट करता है, तो उसको निर्मम होकर के काम करना पड़ता है। उस समय उसको लगता था कि ये कापी है, किसी की भी कापी हो सकती है। तो वो एक प्रेरणा थी, एक मतलब अजीब व गरीब था। इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप में भी और पत्रकार के रूप में भी। और टची नहीं इतना थे, बिल्कुल मैं जी जी जी, जी हाँ टची इतना जी थे। हाँ, नहीं टची इतना थे कि जब वो वो नोवार टाइम्स चले गए, तो एक दिन उनका वहां से बंबई से फोन आया और उन्होंने कहा कि देखो हाँ हूँ मैं, जवाब देना, तुम ऑफिस में ही हो ना। हमने कहा हाँ। उसमें तो मोबाइल वोबाइल होता नहीं था, आप जानते ही, लैंडलाइन से ही बात होती। तो ऑफिस में था मैं, उनको मालूम था। तो उन्होंने कहा तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा कि भारती जी अभी भी चाहते हैं कि तुमको वो रख लें धर्मयुग में, और दिल्ली में रोविंग करेस्पॉन्डेंट के रूप में रखना चाहते हैं तुमको, तो तुम बताओ हाँ या ना। तो हमने कहा मैं बात करूंगा आपसे। फिर कह करके मैंने फोन काट दिया। फिर बाद में उनको फोन किया, हमने कहा कि देखिए अब हम आने वाले नहीं है वहाँ पे, आना फिर बम्बई में या दिल्ली में आना फिर करना, अब मुझे जो है ठीक है यही देते। तो लेकिन वो कितना ख्याल करते थे, उस समय भी उनके दिमाग में रहा कि यार कहीं ये हो रहा होगा। तो उन्होंने मेरे लिए वो बात की, भारतीय जनता पार्टी जी। जयशंकर जी, सुरेंद्र जी की सबसे बड़ी तारीफ ये तो है ही जो आप बता रहे हैं कि खबरों को देखना, उनको हवा में तैरती हुई कितनी सूचनाओं में खबर है, और अब जिनसे भी उनको रिपोर्ट कराने, वो बिल्कुल सटीक व्यक्ति को देते थे रिपोर्ट करने के लिए, ये सब उनकी अच्छाई है। पर उनका जो सबसे खास हिस्सा है, जो मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर हाँ या ना कहें, जैसे उन्होंने कहा कि हाँ ना बताओ, वो ये कि सुरेंद्र जी ने लोग बहुत बनाए, पत्रकार बहुत बनाए। बहुत सारे नाम जो आपने लिए वो सुरेंद्र जी के बनाए हुए हैं। बहुत सारे जाहिर सी बात नाम है। जो सुरेंद्र जी के साथ बहुत निचले लेवल पे आए थे रविवार में, वो बाद में सहायक संपादक तक और संपादक तक पहुंचे, जो रविवार के ही लोग। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। जो ट्रांसलेटर थे या जो टाइपिस्ट थे, वो लोग कहां तक पहुंचे, हाँ, संपादक तक पहुंच वो भी गए संपादक ही अपने होता है, राष्ट्रीय नारायण सिंह अखबारों है। के। हाँ हाँ, निर्मलेंदु बिल्कुल। साहा, नारायण सिंह, बिल्कुल राजेश बिल्कुल। त्रिपाठी, ये लोग थे। नहीं, सबसे मजेदार आपको बता रहा हूँ मैं, कृष्णचंद चौधरी थे। वो बोकारो स्टील में पीआरओ थे वो। एक बार आए थे कलकत्ता में, तो कुछ बात हो रही थी आपस में इन लोगों की। तो बात होते होते एसपी सिंह को लगा कि अरे, उन्होंने कहा कि नहीं महाराज आपको तो लिखना चाहिए भाई। उन्होंने कहा हम कहाँ क्या लिखें। बोला नहीं नहीं, आप एक उसको कॉलम शुरू कर देते हैं आपके नाम से, एक यंग सटायर का काम आप बढ़िया कर सकते हैं। तो किट्टू जो थे, वो उनका किट्टू पैदा हो गए। वो कृष्णचंद चौधरी थे जो किट्टू के नाम से इतना लोकप्रिय कॉलम हुआ उनका, आप जानते होंगे। किट्टू के साथ कुट्टी का कार्टून लग जाता था। अच्छी तरह से, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुट्टी साहब तो का मतलब वो कार्टून जाता था कि जिससे भी एक बार मिल लेते थे और जिससे बात हुई, तो मतलब पता नहीं बातों बातों में कैसे वो क्या ध्यान उनके रखता था। जैसे एक बार चंदन मित्रा बता रहे थे
कि हमको तो जर्नलिस्ट एसपी सिंह ने बनाया। हम तो कहीं लंदन में क्या कर रहे थे, आ रहे थे, तो कहीं हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यार इस पर लिखते क्यों नहीं, इस पर तो बढ़िया स्टोरी लिखना चाहिए। तो फिर उससे लिखना शुरू कर दिया था, तो उसको याद कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, मतलब उस आदमी की वही मतलब क्या उन्होंने, बिल्कुल आनंद उन्होंने बाजार जो में लोग रहते हुए। बनाए। जी। जी जी। नहीं, आनंद आनंद बाजार में बाजार रहते में हुए। स्पोर्ट्स का हो, साहित्य का हो, साइंस का हो, आनंद बाजार के लोग आते थे, स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाले आते थे, देश के लोग आते थे, आनंद लोग के, मतलब जो लोग एसपी के यहाँ आकर जमा रहते थे कि भाई ये क्या होगा, एसपी इसके बारे में क्या होगा, एसपी इसके बारे में क्या होगा, जैसे इंसाइक्लोपीडिया एक तरह से मानते थे। तो ये हालत थी। और जो पैदा हाँ किया तो सुरेंद्र जी, मतलब उस साथ कितने लोग फ्रीलांसर कितने पैदा कर दिए देश भर में, कितने फ्रीलांसर्स जगह जगह। जी आप आप अभी बहुत सारे नाम जो आपने लिए हैं, उन जी नामों को, जिनको आप संतोष भारती से शुरू कीजिए, अरुण रंजन से शुरू कीजिए, स्वामी से शुरू कीजिए, जो 3 नाम आपने लिए, मैं जोड़ता हूं ये राजेश लोग बादल होते हैं। ही नहीं। हाँ, हाँ हाँ, जैसे अगर जैसे वो हाँ वो राजेश बादल भी। शैलेश, मतलब ये जो जिस शैलेश जगह हैं। पहुंचे, इनमें हम्म। शान नहीं चढ़ती, कहते हैं ना धार चढ़ाना, वो धार चढ़ाने हाँ, का काम सुरेंद्र जी ने किया और लोग खड़े कर नवभारत दिए टाइम्स देश में भी में। रहते हुए, नवभारत टाइम्स में संजय पुगलिया को जैसे जैसे उन्होंने प्रमोट किया, या मुकुल है, या और लोग जितने लोग थे, तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल। अद्भुत था, बहुत था हर उनका। जगह लोग बनाए, हर जगह लोग हाँ बनाए उन्होंने। अब मैं आखिर में आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं वो ये, कि वक्त का सवाल नहीं है, आप जितना चाहें उतना वक्त लें, क्योंकि मैं अभी जब आपसे बात कर रहा था और आपने कहा कि आपका समय चला जाएगा, तो मुझे फौरन गजल की लाइन याद आई कि वक्त की कैद में है जिंदगी। हम्म। लाइन है ना, जिसमें आगे हाँ कहते हाँ हैं वो कि बस यही यही समय है जो आजाद है, वक्त की कैद में है हाँ, जिंदगी, कुछ घड़ियां यही बस हैं जो यही याद। वक्त है जो आजाद है। तो ये हम लोग वक्त के गुलाम नहीं बने दोनों दोस्त। वो मुझे ये बताइए कुल मिलाकर के कि जो जितने आप, मेरा ख्याल 37वें या 38वें स्टार जर्नलिस्ट हैं हमारे प्रोग्राम में, और मैं आपसे जब सुन रहा था तो ऐसा संघर्ष बहुतों का रहा, लेकिन आपका संघर्ष एक अलग तरह का रहा। पर सबसे बड़ी चीज, किसी ने भी, जितने जो बड़े पत्रकार, बड़े संपादक, दुआ साहब जैसे लोग आए यहाँ पर, सीमा मुस्तफा आई, वैदिक जी आए, जितने भी लोग आए, किसी ने भी आज चल रही पत्रकारिता का या जो टेलीविजन में चल रही पत्रकारिता का है, उसका किसी ने भी समर्थन नहीं किया। ये क्या लगता है, क्या जर्नलिज्म में दो पीढ़ियां चल रही हैं, दो विचारधाराएं चल रही हैं, या एक विचारधारा बिल्कुल अलग है जो पत्रकारिता को एक नई परिभाषा दे रही है, पत्रकारिता के बारे में एक नई समझ बना रही है, जो अभी पत्रकारिता टेलीविजन की है? और आप सारे लोग जो प्रिंट से जुड़े हुए रहे हैं, वो सारे लोग, आप प्रेस क्लब के भी, आप पत्रकारों के संगठन के भी मुखिया हैं, तो क्या आपके ऊपर अंदाजा है कि ये सारी चीजों को पत्रकार इन जनरल सपोर्ट कर रहे हैं, या उसको मनोरंजन मान रहे हैं, या लोगों का दिशा भ्रम मान रहे हैं? नहीं, देखिए सीधी सी बात है कि वो प्राथमिकताएं बदल गई हैं। प्राथमिकताएं जो उस समय था कि फील्ड में जाकर के रिपोर्ट करना, कभी कोई मतलब एक दलित का जिंदा जला दिया जाना बड़ी खबर बन सकती है, ये उस समय होता था। सांप्रदायिक दंगों के बीच में जाकर के रिपोर्ट करना वहां से, ये विषय हो सकता था। कभी कोई बात होती थी तो लोग, हम रविवार में थे तो, या नवभारत टाइम्स में भी उनके साथ हमने काम किया था, नवभारत टाइम्स में भी हम लोग गाड़ी लेके तुरंत भाग जाते थे। अब तो पता लगा कि साहब ना कोई अखबार भेजता है, ना कोई पत्रकार जाना चाहता है। अपने सोर्स से फोन करके पूछ लिया, जो भी जो वहाँ का जो सोर्स होगा, उसकी जो बायस होंगे, उसके हिसाब से अपनी वो बता देगा, वो उसको खबर लिख लेते हैं। कितनी बार, मतलब बगल में हमको याद है कि बिजनौर में कोई घटना हुई थी, उसके बारे में क्या क्या लोगों ने लिख दिया। चूंकि अखिलेश यादव की उस समय सरकार थी, तो दलित की हत्या हो गई, दलित के साथ ऐसा हो गया, चूंकि दलित का मामला तो होगा। बाद में पता लगा कि नहीं, वो तो दलित भी नहीं था और वो बैकवर्ड ही था, कोई गया ही नहीं वहां, और आपस की रंजिश का मामला था। तो लेकिन उस ढंग से मतलब आप जाकर के कम से कम देखेंगे तो सही। अब आप देखिए, आज होता है कि हम पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, तो इसलिए बड़े पत्रकार हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, हमारे पास बहुत, हमारा एड्रेस है, हम फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं या कहाँ रहते हैं,
साउथ दिल्ली के बहुत बड़े बंगले में रहते हैं, या हम प्रधानमंत्री के साथ हम फोटो खिंचवाते हैं, हम इनके साथ। देखिए हम लोग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, कवर तो किया हम लोगों ने भी, लेकिन कभी उसको विषय नहीं बनाया, कभी हमको लगा ही नहीं कि ये, हमको तो लगता था अगर कोई कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कह दे कि साहब जयशंकर गुप्त मेरे बहुत खास आदमी हैं, तो बहुत अपमानजनक लगता था। मैं आपको बताऊं, जब मैं पटना में था तो एक स्टोरी लिखी थी मैंने, दुबे जी के दामाद जी, रविवार में खबर स्टोरी थी। उसके बाद दुबे जी हट गए थे तो भागवत आजाद आ गए चीफ मिनिस्टर होकर के। बिंदेश्वरी दुबे के दामाद के बारे में आपने लिखा था? हाँ हाँ, हमने उनके बारे में लिखा था, दुबे जी के दामाद जी यही। वो उसको खैर काउंटर करने की बहुत कोशिशें की गई, रोकने की, मतलब तमाम, वो सब बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन खैर वो छप गई स्टोरी, अब छप गई है। उसके बाद दुबे जी हटा भी दिए गए, भागवत आजाद आ गए। तो एक होता है ना कि मतलब उन्होंने मुझे बुलाया कि अच्छा अच्छा इसने लिखा था, तो लेकिन अब वो पूरे बिहार में हो गया कि ये मुख्यमंत्री का बड़ा खास आदमी है। जब भागलपुर में एक बच्ची का अपहरण हुआ था, पापोरी बोस लड़की थी, उसका अपहरण हुआ था, तो मैं गया था स्टोरी करने के लिए। मैं आमतौर पर जाता था रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में, ठहर गया, वहां से लोकल मित्रों को बुलाता था, गाड़ी लेता था और अपना काम करता था। तो वहीं पे एक हमारा मित्र था फोटोग्राफर पारस कुंज, उसने देखा था, अरे जयशंकर जी आप कैसे घूम रहे हैं? तो हमने कहा क्यों, भागलपुर आना मना है क्या? बोला कि नहीं नहीं, सो आप तो मुख्यमंत्री जी के इतने खास आदमी हैं, आप आएंगे हेलीकॉप्टर से आएंगे, ऐसे होंगे। हमने क्या बात कर रहे हो तुम, हमारे बारे में कौन ऐसी बात? कहा कि नहीं, यहाँ तो यही है कि आप विकास झा और फलाना ठिकाना, आप तो बहुत उनके खास हैं। हमने कहा सब फालतू बातें हैं, चलो स्टोरी करते। गया मैं, स्टोरी वोरी कर करके आया। मैं आया पटना में और घटना हुई है तो आपको खुद जाना चाहिए, और दूसरा अपने बेटे। उन्होंने क्या बात कर रहे हो, तुम हमारे दुश्मनों से मिल गए हो क्या जाकर के वहां पे? वो शिवचंद्र झा ये कर रहा, हमका नहीं साहब, मैं वहां से लौट के आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ। और कीर्ति झा का जो दोस्त है, वो उनका फोटो तस्वीर मेरे पास में है, उनका कुछ होगा नहीं, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन एक मैसेज बन जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा कि साहब इस मुख्यमंत्री ने ऐसा काम कर दिया, तो आप इतिहास पुरुष हो जाएंगे। खैर वो कहाँ सुनने वाले थे, जो भी होता। एक और घटना हो गई, जो वहां पे जहानाबाद के पास में दमुहा खगड़ी एक गांव था, वहां दलितों की हत्या नरसंहार हुआ था। तो भागवत आजाद वहां गए थे देखने के, हम भी गए थे, हम थे, हमारे साथ हेमेंद्र नारायण थे, कृष्ण मुरारी किशन हमारे फोटोग्राफर थे, हम दोनों गए थे। एक कोई लड़का आया मेरे पास, उसने कहा कि सो जयशंकर, आपका नाम जयशंकर गुप्ता है? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो बोला कि सर एक मिनट जरा से इधर आ जाइए। तो मुझे किनारे ले गया, उसने कहा कि देखिए आपको बताने के लिए कहा गया है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा काली होती जाएगी। तो मैं एकदम सन्न हो गया, हम कहा क्या बात कर रहे हो? बोला कि हाँ सिर्फ आपको बताने के लिए, और फिर वो गायब हो गया। मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे करूँ क्या। तो मैंने किशन से मैंने कहा, हेमंत से कहा, उनका भैया एकदम तैयार रहना, कभी भी हम लोगों को जाना पड़ सकता है। ड्राइवर से मैंने कहा अपने कार से कि भाई गाड़ी मोड़ कर आगे लगा लो जी करके। और किशन से कहा कि तुम मुख्यमंत्री के साथ साथ रहोगे, अगर कोई तस्वीर मिल जाएगी, हो सकता है कोई माला पहनाए, कोई किसी को पैसा दे मुख्यमंत्री, तो वो तस्वीर हमको चाहिए। तो किशन लग गया। अब तब तक उनका चेहरा काली पोत दिया आजाद जी के चेहरे पे। फिर अच्छा, किशन ने पूरा, हाँ, पूरा चेहरे को काली पोत दिया। वो तो बहुत ऐतिहासिक घटना हो गई थी। हाँ, बहुत तो मशहूर मशहूर इंसिडेंट था। हाँ, तो किशन ने फोटो लिया, वो शटर गिरा करके, जो 36 होता था ना, एक साथ ही 36 फोटो हो जाते थे, और आजाद जी ने उसको एक तमाचा मारा लड़के को जिसने उस पर काली पोती थी, और फिर उसको बोरे की तरफ से पकड़ करके जीप में डाल करके उसको लेकर भाग गई पुलिस आगे बढ़। तो हमने कहा किशन चल। और फिर किशन को लेकर के हम लोग गाड़ी में, हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ गए। और किशन से मैंने कहा पहले तो तुम रोल बदल, उस रोल को बदल के दूसरा कोई फर्जी रोल, पुराना या नया कोई भी डाल दे उसमें, क्योंकि पुलिस वाले पहला काम करेंगे तुम्हारा रोल निकालेंगे। तो वो सब कर लिया। थाने में गए हम लोग, थाने में उसको रखा हुआ था। तो हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला वीरेंद्र विद्रोही। तो हमने जो ड्यूटी अफसर था, हमने कहा कि भाई देखो मैं जयशंकर गुप्त हूँ, रविवार का हूँ, ये किशन मुरारी किसान है, और ये हेमंत नारायण इंडियन एक्सप्रेस है। ये वीरेंद्र विद्रोही को आपने गिरफ्तार किया है, ये हमारी गवाही में है कि आपके लाकअप में है, अब इसके आगे आप जानिए। वो एकदम डर गया। उसने कहा कि सर आप जानते हैं कितना बड़ा काम किया इस आदमी ने? हमने कहा देखो इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात यह है, बाकी जो कानून करेगा वो करेगा। कह करके हम आ गए। आजाद जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि सुना कि आपको मालूम था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है? हमने कहा हमको कैसे मालूम करता, वहाँ आपकी पूरी इंटेलिजेंस थी, डीजीपी थे, सिक्योरिटी सारे लोग थे, उनको नहीं मालूम था तो हमको कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा कि मतलब ये मत करिए, सही सही बताइए। तो हमने कहा अच्छा मान लीजिए मालूम हो जाता तो हमको क्या करना है? तो कहा मित्र का नाम नाते आप हम आप हमारे कभी मित्र नहीं है।
हम एक प्रोफेशन में हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमको अपनी क्रेडिबिलिटी भी रखनी है बचा करके। तो हमको जो ठीक लगा होता तो मैं करता, हालांकि मुझे किसी ने बताया नहीं, कोई खबर नहीं थी मेरे पास, लेकिन अगर ऐसा होता तो भी मैं नहीं करता, ये कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन पत्तों पे किया भरोसा वही हवा देने लगे, सबका करते। एक बार उसके पहले की बात है, एक बार उन्होंने मुझे कहा कि इसको भाई जयशंकर को एक मकान अलाट कर देना चाहिए रहने के लिए। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एक मकान हमको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर एक काम और कर दीजिएगा, एक पट्टा भी ला दीजिएगा चमड़े का, जिसमें लिखा होगा कि मैं भागवत आजाद का कुत्ता हूँ, तो तभी बात बनेगी। क्योंकि बाकी किसी को आप मकान देंगे नहीं, सिर्फ हमको मकान देंगे, इसका मतलब कि हम आपके दलाल होंगे, कहीं कुत्ता होंगे, तभी आप हमको मकान देंगे। अगर सबको आप देते, पूरे पटना के जर्नलिस्टों को देते, या पटना में जो आउट स्टेशन है, बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको देते तो बात समझ में आती। सिंगल आउट करके देंगे, इसका मतलब कि मैं आपका कुत्ता हूँ, तो आप एक पट्टा भी लगा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे यार तुम तो गजब आदमी हो। फिर खैर बात, तो इस तरह का था, हमारे सामने आदर्श ही नहीं थे। देखिए हम आपको बताएं, अगर थोड़ा समय हो तो, जी जी। हमारी निगाह में 2-3 महिलाएं आ गई। जैसे पहली स्टोरी जब हमने लिखी थी ना, ये महिला मजदूरों के बारे में, तो मंगलेश ने जो हेडिंग लगाई थी, वह तोड़ती पत्थर, निराला जी की कविता थी, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो ये मेरे दर्द, मतलब उसके बारे में पूरा का पूरा आ गया दिमाग में। मैंने कहा मैं इस महिला की आवाज बनूंगा। उसके बाद हम लोग 78 में गए थे चित्रकूट, रामायण मेला लगवाया था, रामनरेश यादव उस समय थे, राजनारायण जी थे। तो उस समय वहाँ के बगल के इलाका, जो पाठा का पठारी इलाका है, उस इलाकों में हम लोग गए थे देखने। वहाँ जो औरतें हैं पानी लाती हैं कई कई किलोमीटर दूर से, पानी वहाँ अभी भी नहीं होता, रेन शैडो एरिया होता, बारिश होती ही नहीं है वहाँ पे, अभी भी वही हालत बनी हुई है। और पिछली बार जो हमने प्रेस काउंसिल का जो अवार्ड दिया, तो वहाँ के ही लड़के को दिया, उसी विषय पे उसने काम किया जिस विषय पे 1978 में हमने किया था। वो औरतें जो गाती हैं, गीत गाती, आग लगे रुखमा बदरी, सैया मर जाए न फूटे गगरी। मतलब जो आसमान में बादल छाए हुए हैं उनमें आग लग जाए, क्योंकि वो बादल पानी पे तो बरसाते नहीं है। मेरा पति भले ही मर जाए, लेकिन मेरे सर के ऊपर के गगरी नहीं फूटने पाए। तो एक औरत ये थी। फिर एक औरत और मिल गई, वो कहती है, प्रभु जी मैं तो से विनती करूं, पैया पढ़ूं बार बार, अगले जन्म मोहे विद्या न कीजो, नरक देहो चाहे डार। हे प्रभु, हे देवी दुर्गा, हे माता, जो भी हो, देवी देवता कुछ भी हो, मैं आपका पैर छू रही हूँ, आपको प्रणाम कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, बाकी सब कर देना, नरक में डाल देना, लेकिन अगले जन्म में भिक्षा मत देना। ये 3 महिलाएं मेरे पत्रकारिता के विषय में आ गई। मैंने कहा मैं इनकी आवाज बनूंगा, मैं इनके बारे में करूंगा। आपको पता है कि हर साल 20 लाख बच्चियां अपने गांव से गायब हो जाती हैं, कितने को कोख में मार दिया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर इलाके में हम गए थे, पता लगा कि वहाँ 50 साल में पहली बार बारात आई थी, क्योंकि वहाँ बच्ची कोई थी ही नहीं। ये सारी बातें होती रही। क्यों रहेगी, क्यों कहती है कि हमको मत पैदा करना, बेटी मत पैदा करना, जहां आप कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते तथा देवता, वहां देवता विराजमान होते हैं, रमनते तत्र देवता। आज आप देख रहे हैं बगल में हाथरस में क्या हुआ है, एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया, दलित बच्ची के साथ। पुलिस अब उसमें कहानी गढ़ रही है कि नहीं बलात्कार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, रात के 2 बजे उसकी लाश जला दिया। आप सोच सकते हैं, हमारा मीडिया खामोश है। आज सुरेंद्र प्रताप सिंह होते तो क्या ये बात होती, बिल्कुल। उदयन शर्मा होते तो क्या ये बात होती, राजेंद्र माथुर होते तो क्या ये बात होती। नहीं हो रही है, मतलब कहीं हमारे मीडिया का विषय नहीं है। हमको रिया चक्रवर्ती से फुर्सत नहीं मिल रही है, हमको कौन लड़की है, कंगना रनौत या क्या है, उसके उलटबांसियों से फुर्सत नहीं मिल रही है। हम रोज उसी को दिखाने में, छापने में और करने में लगे हुए हैं। हमको इन बच्चियों की कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता वो पत्रकारिता। हम जब आए थे संतोष जी, तो होता था कि इस वक्त वहां कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी। ये अखबारों की क्रेडिबिलिटी होती थी, साहब कौन इसमें देखे जाएगा, वो अखबार में छपा हुआ सही होगा। आज अखबार पर भरोसा कर सकते हैं क्या? उस समय था ना कि जो खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार आज क्या निकाल। कहते हैं, हमारे बारे में क्या धारणाएं है लोगों की? रंज, गुबार रंज का पर्दों में बयां करते हैं, यूं गुनहगार सरेआम खता करते हैं, छप के बिकते थे जो अखबार कभी, इन दिनों बिक करके छपा करते हैं। क्या इतना बड़ा तंज होगा? लोग कह रहे हैं कि आप पहले बिल्कुल।
पहले ही बिक जाते हैं, तब आप छपते हैं। कभी कोई अंडानी, कभी कोई अंबानी, अडानी आपको विज्ञापनों से भर देता है, फिर आप खबरें छापते हैं, उस ढंग से चलाते हैं, आपके चैनल वही काम करते हैं। तो ये उस समय की पत्रकारिता में, आज की पत्रकारिता में सबसे बड़ा फर्क ये है। ये कहते हैं ना वो, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। सारे अखबार तो यही लिखेंगे ना। कितने चैनल चीख चीख करके कह रहे थे कि साहब वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। आज सारी फोरेंसिक जांच, जितनी सीबीआई की जांच कर रही, कि नहीं, हत्या नहीं हुई। कोई माफी मांगने के लिए तैयार है क्या? आपने बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा में भीड़ जमा हो गई थी, जो ट्रेन की अफवाह सुन करके कि ट्रेन जाने वाली उत्तर प्रदेश बिहार, लोग वहां जमा हो गए थे। आपने खबर चला दिया टीवी चैनलों पर कि साहब वो वहां पे मुसलमान जमा हो गए हैं नमाज मस्जिद के पास में, और ये क्या क्या करने जा रहे हैं, ये आपने चलाया दिखाया। आप पूरा का पूरा एजेंडे पे चलना। वो एजेंडा क्या है? जो नफरत का एजेंडा है, जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करे। तो ये पत्रकारिता उस समय की पत्रकारिता नहीं होती। हम जब जाते थे, जब भी कभी करते थे, रिपोर्ट करते थे, दंगों की रिपोर्ट करते थे या कभी भी, तो उस समय हमारे तो कबीर थे ना। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो हमारे सामने तो किसी से बैर की बात ही नहीं है। लेकिन जब बैर नहीं है तो फिर दोस्ती भी नहीं है। तो कोई अगर सामंत है, कोई पीड़क है, कोई सांप्रदायिक है, उससे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। जब उससे दोस्ती नहीं हो सकती है तो उससे जो पीड़ित होने वाला है, उससे हमारी दोस्ती अपने आप हो जाती है। हम उसके पक्ष में खड़ा होते हैं। आज की जो पत्रकारिता है उसमें यही है कि हम हिंदुत्व के पुरोधा बने जा रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया तो हम राम सेवक बन के घूम रहे थे। आज भी वही हालत हो गई है, हम हिंदू जर्नलिस्ट हैं, हिंदू हिंदू की बातें कर रहे हैं। देखिए, हमको हिंदू राष्ट्र से ये नहीं है, हम उसके विरोध में हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि हम जब सेकुलर लोगों की बात करते हैं, समाजवादी लोगों की बात करते हैं, तो हम निजाम मुस्तफा के कायल भी नहीं है। हम उस कट्टरपंथ का भी विरोध उतना ही, उसी शिद्दत से करते हैं जिस शिद्दत से हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अगर हम खारिज करते हैं, जो मुस्लिम कट्टरपंथ है, जो इस्लाम की सत्ता या निजाम मुस्तफा का निजाम कायम करने की जो बात करते हैं, उनके खिलाफ भी हम उसी शिद्दत से बोलते हैं। अगर ये होगी पत्रकारिता, तभी पत्रकारिता हो पाएगी। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने यही सिखाया था, राजेंद्र माथुर ने भी यही सिखाया था, उदयन शर्मा ने भी यही सिखाया था, एक संवाददाता के रूप में। तो ये मेरा कहना है कि जो बदलाव आया है वही बदलाव आया। एक तो आपको मौके पे जाना नहीं है, कभी कुछ पता नहीं करना है, जो मिल गया गूगल से लगा लिया, पता लग गया, उसको आपने लिख दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चला दिया कोई भी खबर। मतलब कैसी कैसी खबरें आ जाती हैं, चल जाती हैं, जिसको हम दिखा देते हैं, हम छाप देते हैं, और उसके बारे में कभी पता भी नहीं करते, उसकी क्रेडिबिलिटी जानने की कोशिश नहीं करते। ये है। तो दोस्तों, जो लोग जयशंकर जी की बात सुन रहे हैं, उन्हें इस बातचीत से बहुत सारी बातों का अंदाजा हुआ होगा। पत्रकारिता के बदलते चेहरे का दर्द क्या होता है, पत्रकारिता कैसी करनी चाहिए, हमारी नजर कैसी होनी चाहिए, हमारा मूल विषय क्या होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कि जो हमारा वरिष्ठ है वो अगर योग्य है और वो हमसे जो चाहता है, तो उसको हम किस तरीके से अपनी जान सुविधा बिना ध्यान रखे हुए, रिस्क लेते हुए हम उस चीज को कैसे उसके सामने लेके आए। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता उस समय देश को बनाने बिगाड़ने का एक साधन हुआ करती थी। और जयशंकर जी की जितनी बातें आपने सुनी, मैं तो यही बार बार सोचा, तो मैं फिर कह रहा हूं कि चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, जो जो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जाने कितनी पुरानी यादें जयशंकर जी जब कह रहे थे, मुझे याद आती रही। जो पत्रकार नए हैं या पुराने हैं, जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि जब ये निजाम बदलता है और जब आप लोगों के दर्द से, लोगों के आंसुओं से अपनी आंखें चुराते हैं, तो उसकी तकलीफ एक पत्रकार को होनी चाहिए। और कैसी तकलीफ होती है, आपने जयशंकर जी की बातचीत के वक्तव्य के आखिरी हिस्से में देखा। जयशंकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, मेरा तो ये कहना है कि इस प्रकार के प्रोग्राम में आपको थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए आना चाहिए कि वो जो जिंदगी के अनुभव आपके पास हैं, वो जब आप बताएंगे, और बताते हुए वो जो संप्रेषण होता है, वो संप्रेषण आज के 100 में से अगर 5 पत्रकारों को भी प्रेरणा दे जाए,
तो मैं ये मानूंगा कि आपका वो बोलना, आपका वो बताना, आपका वो तकलीफ का इजहार करना और आपका पत्रकारिता के प्रति जो समर्पण है उसका कोई मतलब निकलता है। अगर आपने 5 लोगों को भी, 7 लोगों को भी वो दर्द पहुंचा दिया। आपने आज बहुत अच्छा कहा और पहली बार मैंने समय का ध्यान ही नहीं रखा। मेरा कंट्रोल रूम मुझे धीरे से कान में कह रहा था टाइम गया। मैंने कहा टाइम गया, वक्त की कैद में। मैं वही लाइन, उसको एक लाइन मैंने भी लिख के भेजी। मैंने कहा यहाँ, मैंने कहा जिंदगी वक्त की कैद में मत रखो, कहीं पर आजादी वक्त को भी अपनी मुट्ठी में रखो, जो आपने रखा जयशंकर जी पूरी जिंदगी। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और आपके बहुत सारे दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने जो सुनना आपसे चाहा, आपने वो सुनाया उनको। उन्हें अपने जज्बे की, अपनी जिजीविषा की, अपनी कर्मठता का एक एक झलक उन्हें दिलाई कि जयशंकर गुप्त वही हैं जो जयशंकर गुप्त पहले थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद, बहुत बहुत।